हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं वैक्यूम हजार्ड का केस स्टडी नंबर 1। दोस्तों, इसमें हम ये समझेंगे कि एक हमारा स्टीम ड्रम था और वो वैक्यूम की वजह से कोलैप्स हो गया। तो इसमें हम ये समझेंगे कि स्टीम ड्रम में वैक्यूम कैसे बना और कैसे वो कोलैप्स हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं वैक्यूम क्या होता है। और वैक्यूम इज अ स्पेस दैट कंटेन नो एयर और अदर गैस। यानी कि वैक्यूम एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कोई एयर नहीं होती और ना ही किसी प्रकार की कोई गैस होती है। या हम वैक्यूम को ऐसे भी कह सकते हैं कि वैक्यूम इज डिफाइंड एज अ एयर प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जहाँ पे एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है उसे हम वैक्यूम कह सकते हैं। दोस्तों, अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो है स्टीम ड्रम कैसे कोलैप्स हो गया। दोस्तों चलो सपोज करो कि हमारा ये स्टीम ड्रम है और स्टीम ड्रम पहले खाली है। और जब आप जानते हो कि जब स्टीम ड्रम खाली होता है या कोई भी ड्रम हो, कोई भी स्टोरेज टैंक हो, जब वो खाली होता है तो उसमें गैस या एयर या नाइट्रोजन या अदर इनर्ट्स गैस भरी होती हैं। ये स्वाभाविक बात है, कहीं से न कहीं से एयर वेंट के थ्रू उस टैंक में भर जाती हैं। तो और वो जो है एक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर मेंटेन करेंगी, अंदर भी और बाहर भी। तो जब एक स्टोरेज टैंक नॉर्मली रहता है तो उसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इक्वल होते हैं, अंदर का और बाहर का दोनों का प्रेशर इक्वल होता है। अब क्या हुआ कि इसमें जैसे हमने स्टीम कंडेंसेट लेना शुरू कर दिया, तो जैसे ही स्टीम कंडेंसेट अंदर आए इस टैंक में भरे हम, तो उस केस में क्या हुआ कि जैसे स्टीम कंडेंसेट भरे तो यहाँ पे जो इसमें भरी हुई जो गैस थी, चाहे वो एयर हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कोई इनर्ट्स गैस हो या कोई अदर गैसेस हो, तो वो क्या हो कि स्टीम जैसे ही इस टैंक के अंदर आया स्टीम कंडेंसेट, वो तुरंत इन सारी एयर को रिलीज कर दिया, लिबरेट कर दिया। तो ये सारी जो है सब ये वेंट के थ्रू बाहर चली गई। और जब बाहर चली गई तो अब इसमें जो है बस स्टीम स्टीम ही है, स्टीम है और स्टीम कंडेंसेट है बस। तो ये आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले हमने इसमें स्टीम कंडेंसेट लेना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इसमें जो एयर भरी थी वो सब निकल गई। अब ओनली स्टीम कंडेंसेट इसमें है। अब दूसरे स्टेप पे जाते हैं। अब क्या हुआ कि इस केस में जो है अब जो है यहाँ पे तो एयर वगैरह कुछ नहीं, अब तो यहाँ पे ओनली स्टीम बची। और स्टीम ने अंदर का जो प्रेशर है 760 mmHg बनाए रखा। बाहर का भी 760 mmHg है और अंदर का भी 760 mmHg है, तब तक तो सही है। यहाँ पे इतनी सारी गैसें मिलके 760 mmHg मेंटेन कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ओनली स्टीम ही है जो 760 mmHg से भी ज़्यादा प्रेशर मेंटेन कर रही है इस टैंक में, और बाहर का प्रेशर 760 mmHg है। यहाँ तक तो सही है, आपको यहाँ भी समझ में आ गया। अब दोस्तों क्या हुआ कि जैसे हमने उस टैंक को शट डाउन के लिए हैंड ओवर किया, जैसे शट डाउन आया तो टैंक को हमने हैंड ओवर किया। और जब हैंड ओवर किया तो हमने स्टीम इनलेट वाल्व पूरा बंद कर दिया और जो वेंट वाल्व है, वेंट वाल्व को हमने बंद कर दिया। बस यही गलती हुई थी कि ये जो वेंट वाल्व है इसको हमने बंद कर दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद हमारा जैसे मिडनाइट में या 2 बजे कह लो, 3 बजे कह लो, जब एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, लगभग 20 डिग्री या 21 डिग्री टेम्परेचर आता है एटमॉस्फेयर का, तो इसमें जो स्टीम थी वो क्या हो गई, कंडेंस होना शुरू हो गई। पहले तो स्टीम की वजह से यहाँ पे 760 mmHg का प्रेशर बना, और जैसे स्टीम कंडेंस होके पानी में बन गई, पानी में कन्वर्ट हो गई और सेटल हो गई बॉटम में, तो स्टीम की वजह से ये प्रेशर 760 mmHg था। और जैसे स्टीम खत्म हुई तो ये प्रेशर हमारा अंदर का 600 mmHg हो गया। 760 से घट के 600 mmHg हो गया। और आप जानते हो कि बाहर का हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg है और अंदर का 100 ओनली हमारा 60 mmHg हो गया। तो इसका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो होगा 160 mmHg। यानी कि अब क्या हुआ कि प्रेशर जो है हमेशा
इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, यानी कि 760 mmHg का प्रेशर 600 mmHg के प्रेशर को जो है दबाएगा, दबाव डालेगा, क्योंकि हमेशा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कोई भी चीज़ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो अब दोस्तों क्या होगा कि 160 mmHg जो है, दोनों का डिफरेंट है, इतने mmHg का प्रेशर इस वेसल पे लगेगा, और अब वो प्रेशर जो है फोर्स के रूप में इस जो है अपना जो स्टीम ड्रम है उस पे लगा। कैसे लगा दोस्तों? जैसे हमने एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं, कि जैसे हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू हमारा होता है F/A, और यहाँ से F की वैल्यू आप निकाल दो। F की वैल्यू आप निकालोगे तो हमारा P इंटू A हो जाएगा, और प्रेशर हमारा 160 ही रहा, लेकिन एरिया दोस्तों क्या हुआ, एरिया बढ़ गई। जो प्रेशर लगाने की जो एरिया है, अब प्रेशर यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, मतलब इस टैंक के हर एक पार्ट पे, आउटर हर एक सेल पे जो है 160 mmHg का प्रेशर लगेगा। और ये प्रेशर इतना एनफ होगा, जैसे सपोज करो कि जो एरिया है इसकी 120 मीटर स्क्वायर हो गई इस टैंक की, जिस पे हमारा प्रेशर लग रहा है, तो 160 गुणे 120 m स्क्वायर करोगे तो लगभग 19,200 न्यूटन का फोर्स इस पे लगेगा। इतने का फोर्स लगेगा और ये तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। तो यही हुआ दोस्तों, और इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारा F इक्वल टू P इंटू A हो गया दोस्तों। P की यूनिट हमारा क्या होता है, हम जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। और एरिया का यूनिट क्या होती है दोस्तों, मीटर स्क्वायर होती है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो F की वैल्यू जो है न्यूटन में आई, और जो ये हमारा न्यूटन, इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया कि 160 mmHg का बहुत छोटा, मात्र बहुत कम प्रेशर जो है, बस एरिया बढ़ जाने के कारण इतने न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया, और ये स्टीम ड्रम का वेसल तुरंत कोलैप्स हो गया। और उसकी जो है सबसे बड़ी गलती वो थी दोस्तों, ये वेंट वाल्व बंद होना। अगर ये वेंट वाल्व खुला होता तो जैसे ही स्टीम कंडेंस होती और उसका प्रेशर डाउन होता अंदर का, तो बाहर से एयर आ जाती और ये अंदर भी 760 mmHg हो जाता, लेकिन बाहर से एयर आने की कहीं भी चांस नहीं था, वैक्यूम ब्रेक होने का कहीं भी चांस नहीं था, जिसकी वजह से हमारा स्टीम जो है ड्रम कोलैप्स हो गया। तो आई होप आपको ये जो है केस स्टडी बहुत अच्छी लगी होगी, और इसमें और अगर कुछ आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।